हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अमन तिलक फ्रॉम एम्स दिल्ली। आज का सेशन बाकी हमारे इंटरव्यू सेशन से डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस किसी टॉपर की स्टोरी नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रगल की, एक ऐसे एस्पिरेंट के नीट में जिसका कि पहली बार नीट में सिलेक्शन दूर दूर तक नहीं हुआ, 300s में स्कोर किया। उसके बाद एक साल ड्रॉप लिया और एक नंबर से, जी हां सही सुना आपने, एक नंबर से दोस्तों उसका सिलेक्शन से रुक गया। लेकिन हार नहीं मानी इसने। बीएमएस में एडमिशन लेना पड़ा क्योंकि फैमिली का प्रेशर आ जाता है कि आप ड्रॉप लेते हो और दूसरा ड्रॉप आप कैसे लो, घर वाले बोलते हैं। बीइंग अ फीमेल चाइल्ड ये और होता है कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं से आप बीएससी करो, बीएड करो, बी फार्मा करो, बीएससी नर्सिंग करो, बीएमएस करो और यू गेट सेटल्ड इन लाइफ। दिस इज अबाउट द स्टोरी ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड्स, है ना। बहुत ये सब विस्तार में नहीं बताऊंगा, आप लोग जानते हो। बीएमएस में एडमिशन लिया लेकिन तब भी हार नहीं मानी, पढ़ाई तब भी जारी रही नीट 2020 के लिए। अब 2 साल आप प्रिपरेशन करते हो 12th के बाद, तो आप थक जाते हो और मार्च तक कहीं ना कहीं इसका कोर्स कंप्लीट हो गया। लेकिन टू हर सरप्राइज लॉकडाउन आ गया और लॉकडाउन में इतना फ्रस्ट्रेशन होता था क्योंकि आपने कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, बार बार वही चीज, बार बार वही चीज पढ़ रहे हो, आपको पता नहीं कब एग्जाम होने वाला है। इट वॉज सच एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन दैट यू ऑल हैड टू कोप अप विद। हार नहीं मानी, पढ़ती रही। नीट 2020 में 665 मार्क्स की सिक्योर किया और शी इज गेटिंग हर ड्रीम कॉलेज। दोस्तों, आज की स्टोरी स्ट्रगल के नाम है। आप भी रेडी हो इस स्ट्रगल में मेहनत करने के लिए? रेडी हो? लाइक बटन दबा दो और पूरी स्टोरी सुनना, ध्यान से सुनना। आप समझोगे कितना इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कि आप पढ़ाई करो। सजेशंस भी मैंने रिक्वेस्ट किए थे तो वो भी आपको दिए जा रहे हैं। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। स्टार्ट करते हैं। दिल थाम के बैठिएगा दोस्तों, बिकॉज आप लोग को ये स्टोरी दिल पे छू जाएगी, आपकी ये स्ट्रगल की स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं। Hello everyone, myself Anisha Srivastava. I have scored 665 out of 720 in NEET 2020. और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने आई एम अ 2 year dropper और मैंने अपना 12th पास किया था विद सीबीएसई बोर्ड इन 2018 विद 94.2%। बट मैं सच बोली तो उस समय मुझे कुछ भी ऐसा फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियर नहीं थे जैसा बोर्ड की तैयारी होती है, नॉर्मल डेरिवेशन और एकदम बेसिक सा कैलकुलेशन, वही सब आता था मुझे। तो वही सब था। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया अपना 12th के बाद, तो उस समय मेरा स्कोर आया 361 और जो कि मेरे लिए काफ़ी था क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था ऐसा। उसके बाद फिर मैंने 1 year ड्रॉप लिया और क्योंकि बहुत बड़ी जो कोचिंग्स होती है वो सब मुझे उतनी समझ नहीं आती है, तो मैंने अपनी एक लोकल कोचिंग मेरे घर के पास थी उसमें लिया एडमिशन और वो बहुत अच्छे से पढ़ाया, उन लोग ने सब अच्छा किया। लेकिन कुछ गलतियाँ हुई जिनकी वजह से मेरा नीट 2018 में स्कोर आया 564 और यूपी में क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा होता है इसलिए मुझे 8 मार्क्स से मेरा कट ऑफ मिस हो गया था और मुझे एडमिशन नहीं मिला सारी काउंसलिंग के बाद। तो इसलिए मैंने बीएमएस में एडमिशन ले लिया, तो इसलिए मैंने बीएमएस में बीएचयू में एडमिशन ले लिया था। और क्योंकि मैं वाराणसी में ही रहती हूँ तो मेरे लिए वो काफ़ी सूटेबल था और सही था। लेकिन इसमें एडमिशन लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक चांस और खुद को देना चाहिए ताकि मुझे बाद में रिग्रेट ना हो। इसलिए मैंने फिर सेकेंड ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया। इट वॉज क्वाइट रिस्की बट पेरेंट्स के सपोर्ट से मैंने ये डिसीजन लिया और मैंने अपनी सीट रिज़ाइन कर दी। उसके बाद फिर मैंने सितंबर से, मिड ऑफ सितंबर से स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन। तो फिर से मैंने अपनी, जो उस समय मुझे वन ऑफ द टॉप कोचिंग से मुझे 100% स्कॉलरशिप मिल रहा था, इसलिए मैंने उनमें इनरोल किया, करके देखा भी, 1-2 दिन गई। लेकिन मुझे फिर से वही बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ पे होते हैं और बहुत हर लोग पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए मुझे वहाँ पे नहीं समझ में आता था बड़ी बड़ी कोचिंग में। इसलिए मैंने फिर से अपनी लोकल कोचिंग ज्वाइन कर ली जो मैंने पिछले साल की थी।
और फिर वहाँ पे मैंने कोचिंग की, लेकिन 1 महीने बाद मुझे ऐसा लगा कि पढ़ा तो सब बहुत अच्छा रहा है, लेकिन सेम वही जो 2018 में मैंने पढ़ा था वही सब 2019 में पढ़ रही थी। तो फिर इसलिए मैंने वही 1 महीने बाद मुझे लगा कि वही से सेम चीज़ मैं कर रही हूँ कोचिंग करके, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। कोचिंग अगर ऐसे करो तो उसके सिलेबस के हिसाब से, तो और वही सब सेम गलतियाँ रिपीट हो रही थी। इसलिए मैंने फिर से डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे सेल्फ स्टडी करनी है। इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी का डिसीजन लिया और कोचिंग छोड़ दी। हालांकि वो टीचर्स बाद में भी मेरे कांटेक्ट में थे और मुझे सपोर्ट करते थे हर समय। तो उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी की बात करूँ तो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन बस आपको डिटर्मिनेशन शो करना होगा। तो मुश्किल काफ़ी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आते हैं, जैसे मेरे फादर को कोरोना पॉजिटिव हो गया था जुलाई में, और उसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको टाइम टेबल मैनेज करना होता है, आपको अपना कोर्स खुद से कंप्लीट करना है, कोई आपको करवाने वाला नहीं है। तो इस सब के लिए एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत होती है। तो इस सब के लिए मुझे बेस्ट लगता था टेस्ट सीरीज़। तो मैंने पहले तो एलन का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखा था, लेकिन लॉकडाउन में क्योंकि वो बंद हो गया था और लॉकडाउन में तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी था, तो मुझे एक टेस्ट सीरीज़ चाहिए थी। और फिर मैंने देखा कि अमन भैया के चैनल पे उड़ान की टेस्ट सीरीज़ और इतनी अच्छी फैकल्टी है, सब कोई, रजत सर, पीयूष सर। तो फिर मैंने उड़ान का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लिया। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे था, 100 रुपीज़ में मैंने लिया था शुरू में ही उसे। तो टेस्ट सीरीज़ का यही फ़ायदा होता है कि मतलब पूरा लॉकडाउन में जैसे हर 3-4 डेज में सिलेबस था एक 3-4 चैप्टर का, उसके हिसाब से टेस्ट होते थे। तो मैं वो सारे टेस्ट देती थी। उसके हिसाब से ही मैं अपना फिर से, जैसे कोर्स तो हो गया था, रिवीजन उसी के हिसाब से सारा प्लान किया, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। मेरा पूरा प्लान के अकॉर्डिंग एक हो रहा था। ऐसे क्या है कि आप डेफिनेटली टाइम टेबल बनाओ तो कभी भी पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं होता है, लेकिन अंडर प्रेशर काफ़ी हद तक हो जाता है। तो यही था, टेस्ट सीरीज से यही फ़ायदा हुआ और लास्ट तक मैंने सारा टेस्ट दिया। बुक्स की मैं बात करूँ तो मैंने बायो में तो एनसीईआरटी पढ़ी थी, वो पिछले बार भी किया था, लेकिन इस बार मैंने क्या अलग किया था कि मैंने सारे, मेरे पास एक कोचिंग के मॉड्यूल्स थे, तो मैंने मॉड्यूल्स पढ़े नहीं थे, लेकिन उसके सारे क्वेश्चन, हर चैप्टर के जो 250 अप्रॉक्स क्वेश्चन्स होते हैं वो सारे की थी और मल्टीपल टाइम्स की थी। उसके बाद जैसे 2-3 बार करने के बाद जो क्वेश्चंस मुझे डिफिकल्ट लगते थे कि हाँ ये भूल सकती हूँ, उनको मार्क कर लेती थी, फिर बाद में सिर्फ मार्क वाले के रिविजन करती थी। और फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं टॉपिक्स सारे एनसीईआरटी से देखती थी, लेकिन एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट होता था, इसलिए मैं मॉड्यूल्स, आकाश के मेरे पास मॉड्यूल्स थे, उन्हीं से सारा अपना थ्योरी करती थी, सारे कंसेप्ट्स क्लियर करती थी। उसके बाद उसके पीछे के सारे क्वेश्चंस मैं कई बार करती थी। उसके बाद जो मार्क क्वेश्चंस हैं उनको बार बार रिवाइज भी करती थी। और उसके अलावा मैंने कोई भी HCV, DC पांडे हैं वो सब अच्छी, लेकिन मैंने नहीं सॉल्व किया था, और क्योंकि मुझे लगता था इतना ही नीट के लेवल के लिए उतना काफ़ी है। और उसके बाद मैं पेपर्स बहुत सारे सॉल्व करती थी। पेपर्स में जैसे मेरे पास पहले की भी एलन की टेस्ट सीरीज थी 2 साल की, वो पर बहुत सारे, और मेरे एक भैया उनकी, जिनसे मैंने बुक्स ली थी, उन सब के सारी कोचिंग, सारे पेपर्स थे। तो पेपर्स मैंने बहुत ज़्यादा चैप्टर वाइज फुल सिलेबस बहुत सारे किए हैं। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की, NTA का अभ्यास ऐप पे जो है वो सारे क्वेश्चंस की मॉक टेस्ट लिए थे, अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50। और मैं अपने लास्ट ईयर की मिस्टेक्स जो थी उस पर मैंने इस बार काम किया था। जैसे क्या था कि मुझे हमेशा अंडर कॉन्फिडेंस रहता था कि मैं ऐसे ही छोटी सी कोचिंग में पढ़ रही हूँ और ऐसे एलन, आकाश बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग के बच्चे होंगे, बहुत कुछ होगा। और टेस्ट के मार्क्स का बहुत फियर रहता था कि टेस्ट में मेरे हमेशा फर्स्ट ड्रॉप में 360 to 400 आते रहते थे, लेकिन उससे बहुत डीमोटिवेट हो जाती थी। तो लास्ट में तो इनफैक्ट नीट 2019 के 2-3 दिन पहले मुझे लगता था कि मेरा इस बार नहीं होगा, लेकिन फिर 564 मार्क्स आया और मेरा सिर्फ 8 मार्क्स 2 क्वेश्चन से रह गया था। तो मुझे लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और इसलिए मैंने इस बार वो सारी गलतियाँ नहीं की। मैंने फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ टाइम टेबल बनाया। टाइम टेबल, सही बात है, पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, लेकिन बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं रोज़ मतलब बहुत रेयर होता था कि टाइम टेबल ना बनाऊं, ऐसे रोज़ टाइम टेबल बनाती थी और उसका सिर्फ 40 to 50% ही मुझसे हो पाता था, क्योंकि मैं अपने से पोटेंशियल से ज़्यादा उसको सेट करती थी। और आई एम अ स्लो रीडर, क्योंकि मुझे लगता है कि
कोई भी चीज़ जल्दी पढ़ने के बजाय उस चीज़ को अच्छे से आराम से टाइम दे के अगर पढूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए मेरा ऑलमोस्ट 40-50% ही होता था टाइम टेबल। और जब टेस्ट होता था तो टेस्ट के पहले 80-100% हो जाता था अंडर प्रेशर। तो फिर लेकिन मैं फिर से बहुत बुरा लगता था जब नहीं होता था, लेकिन जब नेक्स्ट डे मैं फिर से पूरे एंथुजियाज्म से, एनर्जी से फिर से टाइम टेबल बनाती थी और फ्रेश स्टार्ट करती थी, एकदम कल के बारे में नहीं सोचती थी। तो यही मैं सबसे कहना चाहूँगी कि टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है बनाना। और अगर नहीं भी फॉलो आता है तो आपको बस इतना विश्वास होना चाहिए कि मैंने पूरे दिन पढ़ाई की और कुछ नहीं किया, भले ही टाइम टेबल ना हुआ, मैंने अच्छे से पढ़ा है, जो भी किया कुछ ना कुछ सीखा ही है आज। और जो दूसरी गलती थी मेरी वो मार्क्स से डरने की। तो इस बार मैं किसी भी टेस्ट को अपने को जज करने के लिए नहीं लेती थी। मैं बस सोचती थी कि हाँ ये टेस्ट है, 180 क्वेश्चंस इसमें मेरे सामने आएंगे, कुछ नए होंगे कुछ पुराने होंगे, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन कभी भी मैं उन्हें टेस्ट करने के लिए नहीं यूज़ करती। तो टेस्ट को मैं बस इसी तरह से लेती थी कि जैसे बहुत सारा चीज़ एनसीईआरटी के बाहर का होता है टेस्ट में, कई टेस्ट में, तो उससे मैं क्या करती थी कि उस टॉपिक को जो एनसीईआरटी के बाहर का उसको पढ़ लेती थी। इसलिए मुझे सारा पढ़ना भी नहीं पड़ता था और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मेरे आउटसाइड एनसीईआरटी के भी कवर हो जाते थे। और टेस्ट को मतलब हाँ, जब लो स्कोर आता है तो डिमोटिवेशन तो होता ही है, लेकिन मैं वही सोचती थी कि मुझे पिछले बार की गलती नहीं करनी है, कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस ना कि अंडर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रखना है। और हार्डवर्क, मुझे बस ये लगता था कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, नीट के हिसाब से जितना मुझे पढ़ना चाहिए, जो मुझे करना चाहिए वो सब मैं कर रही हूँ। भले ही कुछ क्वेश्चंस बाहर के आ रहे हैं, कुछ आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैंने तो अपना पूरा ट्राई किया है, इसलिए मैं उतना मार्क्स के से वरी नहीं करती थी। जैसे मेरा एनटीए के मार्क्स में 550 to 600 आता था, मैक्सिमम स्कोर मेरा 636 ही था, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि नीट में मेरा 665 स्कोर आया है। तो मैं यही कहूँगी कि मार्क्स को लेकर आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, आप लोग को बस ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और उड़ान की टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसमें जो क्वेश्चंस होते थे वो जनरली पीवाईक्यूज होते थे प्रीवियस ईयर के, तो वो काफ़ी सही रहता था क्योंकि वो नीट के लेवल के थे, एनसीईआरटी बेस्ड होते थे। और फिर बाद में जब उड़ान का क्वेश्चन बैंक आया तो मैंने उससे भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करती थी। और जैसे वो सब ऑफलाइन होता था, सॉरी ऑनलाइन होता था, तो रिटर्न फॉर्म में मेरे पास रिवीजन के लिए नहीं होता था, तो मैंने एक पूरी कॉपी बनाई थी, उसमें क्वेश्चन बैंक्स के और जितने भी टेस्ट मैंने दिए थे उन सब के जितने क्वेश्चंस मुझे डाउटफुल लगता था कि हाँ ये मैं भूल सकती हूँ, वो सारी लिखती थी उस कॉपी में, सारे लिखती थी और उसे रिवाइज करती थी। और उसके अलावा नोट्स मैंने ऐसे कुछ नहीं बनाए थे क्योंकि एनसीईआरटी तो पूरी पढ़नी होती है, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए हर चैप्टर के मैंने 1-2 पेज के नोट्स बनाए थे जो कि लास्ट टाइम पे बहुत काम आते हैं। और मैं अपने शेड्यूल की बात करूँ तो मेरा मार्च में कोर्स जैसे मार्च अप्रैल तक कंप्लीट हो गया था और उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया था। तो अप्रैल में मैंने पूरा 11th का रिवाइज किया था टेस्ट सीरीज के साथ। उसके बाद फिर लॉकडाउन और एक्सटेंड हो गया था और नीट की डेट्स भी, तो फिर मई में मैंने फिर से 11th रिवाइज किया था क्योंकि 11th थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। उसके बाद जून में मैंने 12th रिवाइज किया था और जुलाई में मैंने अपने सारे जो वीक टॉपिक्स थे, वीक चैप्टर्स थे, उनके लिए रखा था सारा पूरा अच्छे से प्लान करके। प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, आपको पूरा एक मैं हमेशा कैलकुलेट करती थी कितने आवर्स हैं, कितने डेज हैं, कितना मुझे करना, कितना हर में पूरा डिवाइड करके कि हाँ इतना मेरा टाइम टेबल होना चाहिए, इतना टारगेट। नहीं हो पाता था बहुत सी बार, लेकिन इससे आपका बहुत बहुत हेल्प हो जाता है टाइम टेबल बनाने से। तो फिर जुलाई में मेरा डाउट्स क्या था सारा, मतलब जो भी वीक एरियाज थे, और फिर उसके बाद लेकिन उसमें मेरे 15 डेज जो हैं वो मैं नहीं पढ़ पाई थी, और इसलिए फिर अगस्त में मेरा फिर से 10 दिन दिया अपने वीक एरियाज के लिए। और उसके बाद मैंने बाकी पूरा अगस्त और सितंबर में रिवाइज किया था, फाइनल रिवीजन किया था। और लास्ट में सितंबर में फिर से मैंने एकदम क्विक वाला रिवीजन किया था लास्ट के जो 12 दिन थे उसमें। और पेपर्स मैंने बहुत सारे किए थे लास्ट में, लेकिन जो लास्ट का एक हफ्ता था उसमें मैंने कोई पेपर नहीं दिया था, बस देती भी थी तो इसलिए अपना टाइम मैनेजमेंट देखने के लिए, ओएमआर शीट फिल करने के लिए। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट भी थे तो ओएमआर से जैसे मेरे पास था तो मैं हमेशा उसी से देती थी शुरू से। जब भी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करती थी तो मैं ओएमआर से पे ही फिल करके करती थी, तो इससे मेरी काफ़ी हैबिट बन गई थी और वो सही रहता है। और लगभग मैंने पूरा लॉकडाउन ही 2 से 5 टेस्ट दिया है, लास्ट में ग्लव्स मास्क सब पहन के दिया है, तो पूरा हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो मैंने पिछली बार गलती की थी कि भाई टेस्ट के बाद बिल्कुल भी उसको देखती नहीं थी आके, तो ऐसा मैंने इस बार
नहीं किया था। जैसे 3 घंटे टेस्ट होता है तो मुझे 2 घंटे लग जाते थे उसको पूरा अच्छे से देखने में, मेरी क्या गलती है क्या नहीं है। लास्ट में आते आते वो 1 घंटे तक भी हो गया था। तो ये बहुत ज़रूरी होता है टेस्ट की गलतियों को देखना। तो लास्ट में मैं बस सारे नीट 2021 और 2022 के एस्पायरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बस अपना हार्डवर्क करिए, अपना पे विश्वास रखिए, फेथ रखिए खुद पे कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, और पूरा उसको एनालाइज भी करते रहिए टाइम टाइम पे। तो जब भी मुझे लगता था कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, स्पेशली लॉकडाउन में, तो मैं क्या करती थी, हर 1-2 महीने बाद या जब भी लगे, तो जो भी मुझे लगता था कि वो मुझे पढ़ना चाहिए, कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्या मेरा डिस्ट्रैक्शन है, सबको एक पेपर पे लिख देती थी। क्योंकि हर चीज़ जब आप लिखे हो तब आपको जल्दी समझ में आती है। तो मैं लिख देती थी, फिर उसका सोल्यूशन लिखती थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए इसको सही करने के लिए, अपने डिस्ट्रैक्शन को। तो मैं सारे फ्यूचर एस्पायरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग हार्डवर्क करिए, अपने पे विश्वास रखिए, और स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। कि अपना पढ़ाई में बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना काम करिए, और चाहे कोचिंग करना हो ना करना हो, जो भी करना हो, सब डिसीज़न लीजिए और उसके लिए खुद ही को रिस्पॉन्सिबल रखिए। और सब हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, एवरीथिंग। लेकिन सोशल मीडिया की मैं बात करूँ तो मैं कभी कभी इंस्टाग्राम क्यों यूज़ कर लेती थी, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं करती थी, लेकिन उसको हैबिट नहीं बनने देती थी। और लॉकडाउन में तो मैंने बहुत सारी मूवीज़ और शोज़ भी देखे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा पढ़ाई की है। इसी वजह से इसी वजह से जो भी आज सारे मार्क्स हैं इसी वजह से हैं। और सबको मैं यही कहना चाहूँगी, ऑल द बेस्ट, आप सब कर सकते हैं, बस मेहनत करिए। और थैंक यू। दोस्तों, इस स्टोरी से एक ही चीज समझ में आती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने स्टोरी सुनी, अब इसमें आपको एक्शन लेने की जरूरत है, पढ़ाई करने की जरूरत है। जैसा आपने सुना कि एक टेंशन, थोड़ा सा लेवल का टेंशन देना इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस लेना थोड़ा सा लेवल का इंपॉर्टेंट होता है, टाइम टेबल शेड्यूल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइन। सो आप अगर अपनी कोचिंग से सेटिस्फाइड हो, वेल एंड गुड। लेकिन ये बच्ची इतने बड़ी कोचिंग में, मैं नाम नहीं ले रहा, इसने भी मैंने बोला था नाम नहीं लिया, बड़ी बड़ी कोचिंग में भी जाके सेटिस्फाई नहीं हुई है ना। लेकिन आप बात मानो मेरी, अगर सेटिस्फाइड नहीं हो बड़ी कोचिंग में, टाइम मत वेस्ट करो, आपका वो सिलेक्शन नहीं कराएगी। मेहनत आपकी आपका सिलेक्शन कराएगी। इफ यू कैन ट्रस्ट उड़ान, काइड बैच ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वी हैव प्रोड्यूस्ड रिजल्ट्स एंड दी रिजल्ट स्पीक्स फ्रॉम फॉर देमसेल्व्स। फाइन। और आप ये देख रहे हो, एक नहीं अनेकों रिजल्ट्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से लेके एम्स तक में रिजल्ट्स हम लोग ने प्रोड्यूस किए हैं। और ये मैं बार बार कहता हूं, 95% से ज्यादा मेहनत बच्चों की होती है, हम तो केवल गाइड करते हैं। फाइन। सो रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लासेस अवेलेबल है। अगर आपने मिस की हुई है क्लासेस, सो मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी ऑनलाइन कोचिंग से, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने आप को प्रॉमिस कर रहे हो कि आप अपना 100% देने की कोशिश ही नहीं 100% कोशिश करोगे, तो हम लोग आपके साथ हैं। डाउट क्लियरिंग, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग में भी यार बहुत डर जाते हैं बच्चे डाउट क्लियर करने से, वो तक हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इस अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे। दैट इज वॉट वी आर डूइंग एंड दी रिजल्ट्स तो आपके सामने हैं। विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। शेयर करो अपने दोस्तों की, ये ऐसी स्टोरी लाखों में एक बच्चा ऐसा आपको मिलता है, लाखों में बहुत लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन इस हद की मेहनत और इस हद से ट्रुथफुल बताने वाले लोग जो अपना पूरी प्रिपरेशन बताए बहुत कम होते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए बने रहो। मिलते हैं अगली बार। विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।